दोस्तों, कहते हैं कि आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। यही वजह है कि रूस ने वो कर दिखाया जो पूरी दुनिया ने कभी इस दिशा में नहीं सोचा था। लेकिन रूस ने सोचा क्योंकि उसे इसकी जरूरत महसूस हुई थी। रूस द्वारा यूक्रेन पर हमला करने के बाद वेस्टर्न कंपनियों और सरकारों ने इस देश पर ढेरों प्रतिबंध लगा दिए हैं। फेसबुक, ट्विटर जैसे सोशल प्लेटफॉर्म से लेकर नेटफ्लिक्स और गेमिंग कंपनियों ने भी रूस में अपनी सर्विस रोक दी है। देश में इंटरनेट के हालात पहले ही काफी अलग हो गए थे और फिर खबर आने लगी कि रूस खुद को ग्लोबल इंटरनेट से कट करने का प्लान कर रहा है। दोस्तों, रूस हमेशा से अपनी सुरक्षा को लेकर सजग रहा है और यही वजह है कि जब उसे लगा कि उसकी सुरक्षा व्यवस्था पर इंटरनेट के कारण सेंध लग सकती है, तो इस विचार के विरुद्ध अपना खुद का इंटरनेट बनाकर सुरक्षा कवच तैयार कर लिया। उसने अपनी ख्याति के अनुरूप इंटरनेट के क्षेत्र में भी अमेरिका को तकनीकी टक्कर दी है। इस वीडियो में मैं आपको रूस के इंटरनेट के बारे में बताने वाला हूं, लेकिन इससे पहले ये जान लेते हैं कि आखिर इंटरनेट क्या होता है और वो कैसे काम करता है। तो इन सब को जानने के लिए आप बिना स्किप किए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, इंटरनेट का मतलब होता है अंतर्जाल। इंटरनेट सूचना तकनीक की सबसे आधुनिक प्रणाली है। इंटरनेट को आप विभिन्न कंप्यूटर नेटवर्कों का एक विश्व स्तरीय समूह कह सकते हैं। इस नेटवर्क में हजारों और लाखों कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़े हैं। ये राउटर और सर्वर के माध्यम से आपस में जुड़े रहते हैं। ये दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क है जिसमें सूचनाओं और डेटा के आदान प्रदान के लिए ट्रांसफर प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि ये एक डेटा का जाल है। हम जो भी सूचना जानना चाहते हैं वो कहीं ना कहीं स्टोर होती है। जहां ये सूचना स्टोर होती है उसे सर्वर कहते हैं। वेब होस्टिंग कंपनियां सर्वर की सुविधा देती हैं। दुनिया भर के सर्वर फाइबर ऑप्टिक्स केबल द्वारा जुड़े हुए होते हैं। इन केबल्स में काफी स्पीड से डेटा ट्रांसफर की क्षमता होती है। इंटरनेट का ज्यादातर भाग समंदर के अंदर फैले इन केबल्स में ही है। इनकी तुलना में सैटेलाइट का योगदान ना के बराबर है। पहले केबल के जरिए ही नेट कनेक्शन दिया जाता था, हालांकि अब टेलीकॉम कंपनियां सैटेलाइट के जरिए नेट की सुविधा देने लगी हैं। यही वजह है कि पहले इंटरनेट की सुविधा सिर्फ टेलीफोन लाइन के द्वारा दी जाती थी, लेकिन आज टेलीकॉम कंपनियां लोगों को स्मार्टफोन में इस्तेमाल करने के लिए सैटेलाइट के जरिए नेट का इस्तेमाल करने की सुविधा देती हैं। अब सवाल उठता है कि इंटरनेट का मालिक कौन होता है। अगर आप किसी कंपनी का नेट काम में लेते हैं, जैसे एयरटेल, BSNL, वोडाफोन, ये कंपनियां इस इंटरनेट की मालिक नहीं होती हैं, बल्कि ये सर्विस प्रोवाइडर होती हैं जो आपको सर्विस प्रोवाइड करने का पैसा लेती हैं। वहीं दूसरी तरफ आप ये सोचते हैं कि इंटरनेट की मालिक सरकार होगी, तो आप गलत हैं। असल में इंटरनेट पर किसी एक व्यक्ति, कंपनी, संस्था या सरकार का इस पर अधिकार नहीं होता है, लेकिन कुछ एजेंसी सलाह देकर, मानक निर्धारित कर इसे कम करने में मदद जरूर करती है। दुनिया में लगभग 450 करोड़ लोग इंटरनेट का प्रयोग करते हैं। सर्विस प्रोवाइडर भी 3 स्तरों पर हैं। पहली कंपनी समुद्र के नीचे केबल डालकर सर्विस प्रोवाइडर्स को दुनिया भर से जोड़ती है। दूसरी इन प्रोवाइडर्स को राष्ट्र से और तीसरी कंपनी स्थानीय प्रोवाइडर्स होती है। वहीं इंटरनेट में गाइडलाइन, स्टैंडर्ड और रिसर्च करने वाले समूह को वर्ल्ड वाइड कंसोर्टियम यानी W3C कहते हैं। रूस की बात करें तो साल 2019 में ये बात सामने आई थी कि रूस ने अपने देश में वैकल्पिक इंटरनेट सिस्टम तैयार कर लिया है, जिसका प्रयोग भी सफल हो चुका है। वहीं रूस की जनता को जब इसके बारे में पता चला, वो पूरी तरह से चौंक गए थे, क्योंकि लोगों ने अपने इंटरनेट सिस्टम के इस्तेमाल के दौरान किसी भी तरह का बदलाव महसूस नहीं किया था, क्योंकि वो रोज की तरह बिना किसी रुकावट के इंटरनेट का इस्तेमाल करते रहे। रूस के सरकारी सूत्रों के अनुसार देश में वैकल्पिक इंटरनेट सिस्टम को तैयार करने की दिशा में लगातार काम चल रहा है। इसके लिए किए गए कई टेस्ट सफल रहे हैं। इसके टेस्ट रन में सरकारी एजेंसियों, लोकल इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स और लोकल इंटरनेट कंपनियों को शामिल किया गया है। रूसी इंटरनेट के टेस्ट सफलता का अनुमान किया जा सकता है कि जब बाहरी इंटरनेट लाइन काटकर रूसी इंटरनेट लाइन जोड़ दी गई, तो इस दौरान रूस के इंटरनेट यूजर्स ने इंटरनेट सिस्टम के इस्तेमाल के दौरान किसी भी तरह का बदलाव महसूस नहीं किया। लोग रोज की तरह ही बिना किसी समस्या के इंटरनेट का इस्तेमाल करते रहे। रूस पिछले कई सालों से इस बात की तैयारी कर रहा था। रूस को इस बात का अंदेशा या खतरा है कि अगर वर्ल्ड वाइड वेब से उसका संबंध टूट जाता है
या अमेरिकी हस्तक्षेप बढ़ता है तो देश के लोगों को जोड़ने के लिए उसका अपना इंटरनेट सिस्टम पूरी तरह तैयार है। रूस के इस प्रयोग की अमेरिका, ब्रिटेन समेत कई देशों ने यह कहते हुए आलोचना की है कि इससे इंटरनेट ब्रेकअप होगा और रूस अपने ही देश के लोगों पर पूरा नियंत्रण रखना चाहता है। इससे पहले चीन और ईरान ऐसी कोशिश कर चुके हैं। वहीं अमेरिकी साइबर सुरक्षा रणनीति की आक्रामक रुख को देखते हुए रूस ने यह कदम उठाया है। रूस के कानून के अनुसार सरकारी संस्थाओं और सुरक्षा सेवाओं के साथ सभी संचार ऑपरेटर्स, मैसेंजर्स और ईमेल सेवा देने वालों को प्रयोग में भाग लेना था, जो नियमित इंटरनेट उपयोगकर्ताओं को प्रभावित नहीं करते हैं। रूस का लक्ष्य था कि रूस में हर हाल में लोगों को बिना रुकावट के इंटरनेट सेवा मिले। रूस की सरकार का कहना है कि रूसी वेबसाइट्स पर लगातार साइबर अटैक हो रहे हैं और ये खुद को हर तरह के हालात से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि देश के अंदर से इंटरनेट को काटने का कोई प्लान नहीं है। रूस अपने बुनियादी ढांचों को जल्द से जल्द केवल रूसी सर्वर्स और सेवाओं में ट्रांसफर करना चाहता है। ये उपाय रूसी साइट्स को साइबर हमले से बचा सकता है, लेकिन ये रूसी सरकार को देश के इंटरनेट को ग्लोबल इंटरनेट से अलग करने की ताकत भी देगा। लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि रूस के खुद का इंटरनेट बनाने का मतलब ये हो जाएगा कि वो इंटरनेट के बजाय एक प्राइवेट नेटवर्क होगा जिसमें रूस की जनता काम करेगी, जिसका मतलब ये होगा कि वो बाकी की दुनिया से अलग हो जाएगा। यानी रूस की जनता की आजादी एक तरह से छिन जाएगी। रूस के अधिकारी अपने फायदे के लिए इस कदम को उचित ठहरा रहे हैं। इस तरह से लोगों के अधिकारों पर प्रतिबंध लगेगा। वहीं रूस और यूक्रेन के युद्ध की बात करें तो रूस और यूक्रेन के बीच जंग करीब 4 महीनों से जारी है। यूक्रेन को हराने के लिए रूस पूरी जोर आजमाइश कर चुका है, लेकिन यूक्रेन को शिकस्त नहीं दे सका है। अमेरिका समेत कई यूरोपीय देश यूक्रेन की लगातार मदद कर रहे हैं। रूस से युद्ध के बीच यूक्रेन के ज्यादातर इलाकों में इंटरनेट सर्विसेज डाउन है और रूसी हमले में ज्यादातर शहरों में इंटरनेट सेवा ध्वस्त हो चुकी है, जिसके बाद एलन मस्क ने अंतरिक्ष से यूक्रेन के लिए इंटरनेट सर्विस को एक्टिव कर दिया है। यूक्रेन के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन मंत्री माइखाइलो फेडोरोव ने एलन मस्क से यूक्रेन को स्टारलिंक स्टेशन और सैटेलाइट इंटरनेट कनेक्शन देने का आग्रह किया था। दोस्तों, एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक बेहद हाई स्पीड इंटरनेट सर्विस देने के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है और अमेरिका में स्टारलिंक की सर्विस काफी प्रसिद्ध है। भारत में भी स्टारलिंक की सर्विस लेने के लिए रजिस्ट्रेशन चल रहा है। इन सेवाओं के शुरू होने के बाद देश के दूर दराज और सीमावर्ती दुर्गम इलाकों में भी हाई स्पीड इंटरनेट की पहुंच सामान्य बात हो जाएगी। वैसे गौर करने वाली बात तो यह भी है कि ये इंटरनेट सेवा वर्तमान इंटरनेट सेवाओं से ज्यादा तेज है। कहा जाता है कि अभी जिन हाई क्वालिटी फिल्मों को डाउनलोड करने में आपको 10 से 15 मिनट का वक्त लगता है, वो पलक झपकते ही हो जाएंगी। यानी हर काम में आपका महत्वपूर्ण समय भी बचेगा। भारत में स्टारलिंक इंटरनेट सर्विस की जल्द लॉन्चिंग के संकेत खुद एलन मस्क ने अपने ट्विटर हैंडल पर दिए हैं। भारत में दूरसंचार विभाग ने स्पेस एक्स को देश में किसी भी सेवा की पेशकश करने से पहले आवश्यक लाइसेंस प्राप्त करने का निर्देश दिया था। दूरसंचार विभाग को स्पेस एक्स द्वारा भारत में स्टारलिंक उपग्रह इंटरनेट सेवा की शुरुआत करने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन इसे भारतीय उपभोक्ताओं को सेवा देने से पहले देश के कानूनों का पालन करने के लिए तैयार होना होगा। उम्मीद जताई जा रही है कि 2022 के अंत तक भारत में स्टारलिंक सैटेलाइट हाई स्पीड इंटरनेट सेवाएं उपलब्ध हो जाएंगी। हालांकि इनकी प्री बुकिंग शुरू हो चुकी है। स्टारलिंक की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार $99 यानी करीब 7200 रुपए में आप इसे बुक करवा सकते हैं। सेवाएं न मिलने पर या बंद कराने पर यह राशि पूरी तरह से वापस कर दिए जाने का वादा किया जा रहा है। दोस्तों, किसी भी क्षेत्र में स्टारलिंक इंटरनेट लेने के लिए पहले आओ पहले पाओ की नीति है। इसके साथ ही इसकी सर्विस को बंद करना भी आसान नहीं है और अगर रूस चाहे भी तो यूक्रेन से स्टारलिंक सर्विस को बंद नहीं कर सकता है और इसके लिए उसे एलन मस्क के सैटेलाइट्स को बर्बाद करना होगा और रूस ऐसा करना नहीं चाहेगा। एक तरफ जहां रूस ने अपने खुद का इंटरनेट बनाकर अपनी सुरक्षा और ताकत को बढ़ाने की बात कह रहा है, वहीं चीन भी इसमें कहां पीछे रहने वाला है। चीन ने भी भावी इंटरनेट टेक्नोलॉजी के प्रयोग की एक बड़ी योजना शुरू की है। इसकी शुरुआत बीजिंग में की गई है। जानकारों के मुताबिक चीन जिस तकनीक का प्रयोग कर रहा है, अगले 10 साल तक उसकी ही मांग रहेगी। इस टेक्नोलॉजी की परियोजना पर अमल के लिए शिंहुआ यूनिवर्सिटी में मुख्यालय बनाया गया है। इसे भावी इंटरनेट टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर नाम दिया गया है। इस परियोजना के तहत देश के 40 विश्वविद्यालयों को विशाल बैंडविड्थ वाले ऐसे इंटरनेट नेटवर्क से जोड़ा जाएगा जिसमें यूजर के एक्शन और वेब एप्लीकेशन के रिस्पॉन्स के बीच का विलंब बेहद घट जाएगा। चीन की योजना चीन के सबसे बड़े शहरों को नेटवर्क आविष्कार के एक एनवायरनमेंट यानी चाइना एनवायरनमेंट फॉर नेटवर्क इनोवेशंस (CENI) से जोड़ने की है।
विश्वविद्यालयों के बीच बनाया जा रहा नेटवर्क इस प्रस्तावित नेटवर्क के बैकबोन का काम करेगा। CENI 2023 में बनकर तैयार होगा। जानकारों का कहना है कि फ्यूचर इंटरनेट का ऐसा प्रतिरूप होगा जिससे कंप्यूटर से लेकर कार तक लगभग सब कुछ जुड़े होंगे। इसका संचालन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI के जरिए होगा। वैसे बताया यह भी जाता है कि ये एक निर्बाध संचार का नेटवर्क बनेगा।